सो हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एज यू नो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस काफ़ी फैल रहा है। सो बी सेफ, बी सिक्योर, मास्क पहनते रहिए और सुरक्षित रहिए। सो वेलकम है आपका दोबारा से हमारी साइंस क्लासेस में, जहां आपको पता ही है हम क्लास 10th की सारी साइंस कवर करने का हमने प्रॉमिस किया है, तो करवाएंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं सोच रही थी कि कई कमेंट्स आए थे कि आप स्केच यूज़ कीजिए, तो इसलिए मैंने इस बार स्केच यूज़ किए हैं। सो प्लीज़ आप इसलिए मैं इसको जो हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था ना, मैं उसको एक बार रिकॉल करवा रही हूँ, ताकि आपको कोई भी अगर उसमें कोई इशू रह गया हो, कुछ उसमें स्क्रीन का भी रोटेट था इशू, वो स्क्रीन उसमें बहुत कम में आ रही थी स्पेस में, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको रिपीट करवा दूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन होता क्या है। एक्चुअली हमने उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ना था। तो इंट्रोडक्टरी पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको पता होना चाहिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, जिसका मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि जैसे शुगर इन वाटर है। शुगर इन वाटर है तो इसका आपको इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, तो इसका ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें हमने जैसे मान लो वाटर में शुगर डिज़ोल्व की है, तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, तो उस टाइप की चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, जैसे मैंने किसी पेपर को बर्न किया है तो उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है और मैं दोबारा उस ऐश से पेपर नहीं बना सकती हूँ, तो इस टाइप का जो प्रोसेस हुआ है केमिकल चेंज। बाकी देखो, ये तो मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताया, बाकी आपको अच्छी तरह से समझना है तो हमारे जो पार्ट 1 के वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये तो मैंने एक तरह शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करवाया, ताकि आपको आगे वाला टॉपिक एक फ्लो में समझ आ जाए कि हाँ ये ऐसे है मैम, ये ऐसे है। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। तो जैसे बताया था कि जो दो चीज़ों को हमने मिलाया है, मान लो ए और बी को मैंने मिलाया है, तो उनको मैं उनके बीच में क्या लगाऊंगी, पॉजिटिव साइन, प्लस का साइन। उसके बाद हम एक एरो लगाएंगे। उसके बाद जो चीज़ बनी है, दैट इज़ द जो प्रोडक्ट बना है। मान लो मैंने कोई बीकर लिया, उसमें ए को मिलाया, बी को मिलाया, तो हमें क्या मिला, सी और डी मिला। तो ये क्या है, एक रिएक्शन है जिसमें एरो का हम साइन यूज़ करते हैं। एरो का जो हेड है वो हमेशा प्रोडक्ट की साइड होता है, टेल जो है वो रिएक्टेंट की साइड होती है। सो हमने कुछ इतना सा ही पढ़ा था हमारे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो अगर आपको लगा हो कि हमें मैम वहाँ नहीं समझ आए, तो इसलिए मैंने यहाँ से स्केच से रिपीट कर दिया है। थोड़ा स्केच से फ़र्क पड़ता है, दिख जाता है अच्छी तरह। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और बाकी मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो गाइज़, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैंने आपको जैसे कहा था कि फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी, तो जो इसके जो नोट्स हैं उसका जो है लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज एंड वेज टू राइट द केमिकल इक्वेशन, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, चाहे आप उसको राइट कर लीजिए। बाकी मैं आपको यही सलाह दूँगी कि आप उसको लिखने से बहुत कुछ समझ आ जाता है। ठीक है, सो उसके बाद हम जैसे प्रोसीड करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक का क्या है, नेक्स्ट टॉपिक का अभी हम प्रोसीड करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, अगर आपको याद होगी, कि मैंने मैग्नीशियम का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, कि मैंने मैग्नीशियम में ऑक्साइड को मिलाया था और फिर मैंने आपको बोला था कि उससे हमें मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें पता है क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम है, हम उसको कैसे लिख सकते हैं, Mg। ऐसे हर एक एलिमेंट का अपना अपना साइन होता है। ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको सारे साइंस याद होते जाएंगे। तो मैग्नीशियम को हम Mg से लिखेंगे, ऑक्साइड को हम O2 से लिखेंगे। जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जिसको हम लिख सकते हैं MgO से। ठीक है, अब आपके 10th क्लास में एक सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेंस और अनबैलेंस क्या मतलब है इन दोनों का। बैलेंस का मतलब क्या है, हम देखेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारी रिएक्टेंट साइड है, ये हमारी प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, हम देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड मास इक्वल है। एंड अच्छा, आपने ना 9th क्लास में ना एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं वो, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो वही है कि हम दोनों साइड देखेंगे कि मास इक्वल है। अगर जैसे हमने कोई भी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है, अगर इधर मास ज़्यादा होगा तो वो ऐसे ऐसे होता रहेगा, दोनों साइड हमने इक्वल करना है। तो मास इधर Mg का एक मॉलिक्यूल है, Mg का इधर एक मॉलिक्यूल है, बट इधर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो इधर कितने हैं, 1। तो प्रॉब्लम होगी। इसका जो ये इक्वेशन है ये कैसी है, अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड जिसमें अनइक्वल है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला एग्जाम्पल, Zn
प्लस H2SO4 गिव्स टू ZnSO4 प्लस H2। अब इसमें देखिए Zn 1 है, Zn 1 है, SO4 1 है, SO4 1 है, H2 1 है, H2 1 है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें सारा कुछ इक्वल है, जितने इधर है उतने इधर है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, बैलेंस्ड। ठीक है, अब देखिए जो रिएक्शन अनबैलेंस्ड होगी ना उससे हम बैलेंस करेंगे, मतलब हमने हर एक रिएक्शन को बैलेंस करना है। अगर वो बैलेंस है तो ठीक है, अगर भाई मतलब नहीं है तो हमने उसको करना है, कैसे मर्जी करें, खींच के करें, कैसे करें। ठीक है, भले किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करवाएं, डिवाइड करवाएं। ठीक है, सो अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। सो जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि ये इस टाइप की रिएक्शंस बैलेंस्ड होती हैं और इस टाइप की रिएक्शन अनबैलेंस्ड होती हैं। तो अब हमने ये रिएक्शन को चेक करना है। इधर Fe की कितनी अमाउंट है 1 और इधर Fe की कितनी है 3। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें एक स्टेप होता है, स्टेप फर्स्ट क्या है कि हमने इनके आसपास क्या बना लेने हैं, बॉक्सेस। ये मैंने इसके आसपास बना लिए बॉक्सेस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बॉक्सेस के बाहर कुछ लिखना है, बट बॉक्सेस के अंदर चेंज नहीं करना है। ऐसे नहीं कि मैं H2 की जगह यहाँ पे H3 कर दूँ। ठीक है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन के तो 4 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ ऑक्सीजन के 1 है, तो मैं यहाँ पे 4 कर दूँ जी, ये बैलेंस्ड होगी। ऐसे नहीं करना है, हमने बॉक्स बना लेने हैं। जो भी हमने करना है ना वो सब चीज़ हमने बॉक्सेस के बाहर करनी है। स्टेप नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको, कि बॉक्स बना लेने हैं। बॉक्स बना लिए, उसके बाद सेकेंड में हमने एक टेबल बना ली। तो इस टाइप से हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब हम बॉक्स में लिखेंगे कि Fe के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। एक साइड हम लिखेंगे कि रिएक्टेंट में कितने, एक साइड हम लिखने हैं प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में Fe 1 है, प्रोडक्ट में Fe 3 है। ठीक है, अब देखिए हम आपको ना देख बॉक्स है, मैंने आपको बताया ना बॉक्स। अब देखो बॉक्स में ऐसे H2 होना इकट्ठा है। ठीक है, अब इकट्ठा है। अगर जैसे मान लो मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने लिख लिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग, इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन का 4 मॉलिक्यूल्स है। अब देखिए हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है क्योंकि इसमें क्या है, दोनों इक्वल है, तो इसका तो बात खत्म। अब हमें मेन कौन है, Fe और O। बट देखिए अगर जैसे आप कहेंगे कि मैम जी इधर ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है और इधर ऑक्सीजन का 4 है, तो हम इधर इसको बाहर 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। अगर हमने देखो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर हमने इसको बाहर 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो हाइड्रोजन भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाइड्रोजन 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो जाएगा। सो इसीलिए हम बॉक्स ड्रॉ करते हैं। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद मतलब हमने अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं लेना है, हमने उनको इकट्ठा ही लेना है। इसका मतलब हम देखेंगे कि अब Fe 1 और 3 है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, इसको देखेंगे। इधर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 1 है। हमने इतना पढ़ लिया है कि सबसे पहला स्टेप है हमें बॉक्स बनाने हैं। सेकंड हमने टेबल बना के उसमें हमने लिख लेना है कि Fe के इधर कितने मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड, ठीक है, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। अब देखो मैंने आपको चीज़ बताई थी, अब इधर तो आप देख लोगे क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हैं, ठीक है, कि इधर हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के 4 हैं। बट रिएक्टेंट की साइड ना ये कंबाइंड फॉर्म में है H2O में, तो हमें कुछ इसको किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करवाना होगा कि वो दोनों इधर बैलेंस हो जाए। तो आप खुद देखो इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 4। अब देखो हाइड्रोजन तो 2 है बट ऑक्सीजन 4 नहीं है, तो इसके लिए मुझे इस पूरे मॉलिक्यूल को 4 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। जब मैं इस पूरे मॉलिक्यूल को 4 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हाँ जी हो गया, और Fe इधर 3 है इधर 1 है, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, Fe भी बैलेंस हो गया। अब कौन से माशा रह गए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के इधर कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, इसको पता कैसे देखना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा 8, और इधर कितने H2, इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी। तो इसका मतलब हमारी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनी है वो है, देखो जो मैंने आपको ये मेथड बताया है ना, ये बॉक्स वाला और ये टेबल ड्राइंग मेथड, ये आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है। बाकी आप थोड़ा मतलब पेशेंस रखिए, मैं अभी आपको इसके नोट्स भी शेयर करूँगी जिसमें आपको प्रॉपरली मैंने लाइन टू लाइन लिखी है कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि कभी कभार जैसे ना क्वेश्चन आ रहे थे 5-6 नंबर में बताओ, तो वहाँ आपको थोड़ा स्टेप लिखने पड़ जाते हैं। बाकी वैसे ऑलमोस्ट क्वेश्चन ना आपको 1 या 2 नंबर में ही आएगा, तो 1 या 2 नंबर में आपको सीधा बस बैलेंस करके दिखाना है इक्वेशन को, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सीधा बैलेंस कैसे करना है। तो आपको देखो, अब देखो आप प्रोडक्ट में देखो और रिएक्टेंट में देखो, Fe को पकड़ लिया Fe को, ठीक है। अब देखो Fe की इधर 1 है इधर 3 है, Fe अकेला है इधर 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, Fe का काम खत्म। उसके बाद देखो ऑक्सीजन के इधर कितने हैं 4 मॉलिक्यूल्स। आपको पता है मैं यहाँ तो 4 लगा नहीं सकती क्योंकि एक पूरा मॉलिक्यूल है, हमने ये बात सीखी है, तो इसका मतलब मैं यहाँ 4 लगा दूंगी, 4 इससे मल्टीप्लाई हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस, काम खत्म। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन के इधर कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2, और इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 8,
तो यहाँ पे इसको 4 लगा दो। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। सो मतलब हमारा यही मोटिव होता है कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। ये तो आपकी टेक्स्ट बुक में देखा हुआ था कि अगर जैसे मैं आपको शॉर्टर मेथड बता देती फिर आप टेबल जाके देख के मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जाते कि मैम ये कौन सा मेथड है, तो मैंने आपको शॉर्टर फॉर्म में बता दिया है। आगे हैं हमारे नोट्स पे, ठीक है। सो ये नोट्स है, इनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने गूगल ड्राइव में साइन इन कर रखे अपने क्रोम में तो आपको सीधा डाउनलोड हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने साइन इन नहीं किया हुआ तो वहाँ पे या तो आप वहाँ पे साइन इन का ऑप्शन होगा, जाके आप साइन इन कर लीजिए। अगर मतलब नई ऑप्शन आपको मिल रहा है या साइन इन नहीं हो रहा है किसी भी कारण, तो आप वहाँ पे एक रिक्वेस्ट असेस का ऑप्शन होगा, तो आप वहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए, मैं आपको आपकी ईमेल पे नोट्स फॉरवर्ड कर दूँगी, ठीक है। सो अब हम आगे हैं, हमारे क्लास 10th है, साइंस है, चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो अभी हमने जैसे पढ़ा था उसमें कि इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, फिजिकल चेंज से और केमिकल चेंज से, ठीक है। सो फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि जैसे जब कलर में या स्टेट में चेंज हो जाता है पर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो लाइनिंग क्या है, व्हेन चेंज इन कलर और स्टेट अकर्स बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। तो वही मैंने आपको बताया था कि जब कलर में स्टेट में चेंज हो जाता है बट, ठीक है, तो इसका मतलब जिसमें कलर और स्टेट में चेंज हो जाता है बट जो न्यू सब्सटेंस बनता नहीं है मतलब बनता तो है बट उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो मतलब उससे सेम ही होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप के चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। जैसे अब मान लो फॉर एग्जांपल हमने वाटर से स्टीम बना ली, स्टीम को ठंडा करेंगे पानी बन जाएगा, तो इसका मतलब जो स्टीम है वो भी एक ऐसी चीज़ है जो जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाटर से मिलती है, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना ना, इसका ही जैसा है, इसी का ही भाई है। तो इसका मतलब इस टाइप के चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंज, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। नाउ वी प्रोसीड टू द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जिसमें ऐसा सब्सटेंस बन जाता है जिसकी अलग ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, अलग ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो इन बेचारों से कोई मेल जोल नहीं खाता है। अगर जैसे हमने मैग्नीशियम और ऑक्साइड की रिएक्शन कराई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया जिसकी मैग्नीशियम और ऑक्साइड से ना तो कोई फिजिकल प्रॉपर्टी मैच होती है और ना ही कोई केमिकल प्रॉपर्टी मैच होती है। सो इस टाइप के जो चेंजेस आते हैं जिसमें एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, सो दैट इज़ नोन एज द केमिकल चेंज, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन मतलब उस तरह की केमिकल चेंज जिसमें प्रोडक्ट किससे बनता है, रिएक्टेंट से। ये हमारा प्रोडक्ट है, किससे बना है, रिएक्टेंट से, ठीक है। हम कैसे पता लगाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गई है, या तो जैसे उसके टेम्परेचर में चेंज हो जाए, कलर में चेंज हो जाए, स्टेट में चेंज हो जाए, तो केमिकल रिएक्शन हो गई है, ठीक है। अब हम प्रोसीड करते हैं केमिकल इक्वेशन पे, ठीक है। टू रिप्रेजेंट ए केमिकल इक्वेशन, सो गाइज अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है कि केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज की मतलब डेफिनेशन पढ़ ली है हमने, और ये पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और हम उसको कैसे पता लगाते हैं। सो हमारा जो था केमिकल इक्वेशन कि टू रिप्रेजेंट ए केमिकल इक्वेशन मतलब टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन, टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन इज यूज। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे अगर मैंने लिखना है कि मैग्नीशियम और ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। जो इस साइड होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो इस साइड होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं। ये देखो, द सब्सटेंस दैट अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स, जो मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करवाते हैं। और जो नया सब्सटेंस बनता है वो हमारा होता है प्रोडक्ट, जो कौन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको मैं MgO से भी लिख सकती हूँ। नाउ वी प्रोसीड टू द रूल्स टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। सो अभी हम बढ़ते हैं रूल्स टू राइट केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन को लिखने के क्या क्या रूल है। एक केमिकल इक्वेशन जिससे हमें मतलब रिएक्टेंट्स चेंज होते हैं प्रोडक्ट्स में, ठीक है, उनके बीच में हमने क्या लगाना है, पहला रूल क्या लगाना है, एरो, ठीक है। दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। जो एरो है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड मतलब LH में प्लस साइन के साथ, जैसे हमने 2 लिए हैं, तो जो एरो है उसके लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे मान लो हमने 2 रिएक्टेंट्स लिए जैसे Mg और O, तो बीच में पॉजिटिव साइन के साथ रिएक्टेंट्स को हम लिखते हैं। और इसी तरह हम राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट, और जो एरो का हेड है वो प्रोडक्ट की तरफ होता है, ठीक है, जो क्या है, क्या दिखाता है कि रिएक्शन इस साइड हो रही है, ठीक है। अब एक चीज़ मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी, चलो यहाँ भी बता देती हूँ कि जो एरो है वो 2 तरह का होता है, एक ऐसा और एक ऐसा। जो ये है वो तो ये शो कर रहे हैं कि जैसे अब मैंने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को बना के मिला के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए तो दोबारा वो नहीं बन सकता है। पर ये एरो क्या शो करता है कि जैसे वाटर से आइस बन गई तो आइस से दोबारा वाटर बन सकती है। तो ये दोनों में ये फ़र्क होता है।
ठीक है। सो जो मतलब इस टाइप का एरो होता है ये कौन सी रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता है? इरिवर्सिबल, जो रिवर्स नहीं हो सकती। और ये कौन सी को करता है? रिवर्सिबल, जो रिवर्स हो सकती हैं। नाउ जो ये था हमने जो पार्ट 1 में पढ़ा, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट रहना नहीं चाहिए क्योंकि अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, विद नोट्स बनाए हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो मैंने आपको बता ही दिया कि गूगल ड्राइव से आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करेंगे, गूगल ड्राइव से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं हमारे पार्ट 2 पे। सो रेडी हो गाइज? आई थिंक आप रेडी होंगे। सो बी एक्टिव होके पढ़ो, लेजीनेस बिल्कुल भी नहीं, तो ही आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, नहीं तो फिर सपने देखते ही रह जाओगे। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वे, दैट इज़ द शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन। जो मैंने आपको बता दिया था कि जैसे मैग्नीशियम और ऑक्साइड है उनको हम लिख सकते हैं Mg और O2 से, मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से, और इस तरह हम किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड चेक करना है, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में कंपेयर करो कि दोनों चीज़ें इक्वल हैं। अगर तो इक्वल आती हैं तो वो बैलेंस्ड है, अगर इक्वल नहीं आती हैं तो अनबैलेंस्ड है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, जो अनबैलेंस्ड होता है ना उसको हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। एक तरह से क्या है, वो सिर्फ उसका ढांचा है, ठीक है, वो एक्चुअली सही चीज़ नहीं बता पा रहा है, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड को हम बोल देते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ओके। तो गाइज अब हम आ गए हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, दैट इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं कि जैसे मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसलिए हमने मास चेक करना है कि दोनों साइड मास इक्वल है क्या, जितना रिएक्टेंट में है उतना ही मास प्रोडक्ट में है। तो अगर इक्वल है तो वो बैलेंस्ड है, इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस्ड है। अगर कोई चीज़ अनबैलेंस्ड, आगे हैं हमारे नोट्स पे, ठीक है। सो ये नोट्स है, इनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने गूगल ड्राइव में साइन इन कर रखे अपने क्रोम में तो आपको सीधा डाउनलोड हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने साइन इन नहीं किया हुआ तो वहाँ पे या तो आप वहाँ पे साइन इन का ऑप्शन होगा, जाके आप साइन इन कर लीजिए। अगर मतलब नई ऑप्शन आपको मिल रहा है या साइन इन नहीं हो रहा है किसी भी कारण, तो आप वहाँ पे एक रिक्वेस्ट असेस का ऑप्शन होगा, तो आप वहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए, मैं आपको आपकी ईमेल पे नोट्स फॉरवर्ड कर दूँगी, ठीक है। सो अब हम आगे हैं, हमारे क्लास 10th है, साइंस है, चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो अभी हमने जैसे पढ़ा था उसमें कि इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, फिजिकल चेंज से और केमिकल चेंज से, ठीक है। सो फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि जैसे जब कलर में या स्टेट में चेंज हो जाता है पर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो लाइनिंग क्या है, व्हेन चेंज इन कलर और स्टेट अकर्स बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। तो वही मैंने आपको बताया था कि जब कलर में स्टेट में चेंज हो जाता है बट, ठीक है, तो इसका मतलब जिसमें कलर और स्टेट में चेंज हो जाता है बट जो न्यू सब्सटेंस बनता नहीं है मतलब बनता तो है बट उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो मतलब उससे सेम ही होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप के चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। जैसे अब मान लो फॉर एग्जांपल हमने वाटर से स्टीम बना ली, स्टीम को ठंडा करेंगे पानी बन जाएगा, तो इसका मतलब जो स्टीम है वो भी एक ऐसी चीज़ है जो जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाटर से मिलती है, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना ना, इसका ही जैसा है, इसी का ही भाई है। तो इसका मतलब इस टाइप की चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंज, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। नाउ वी प्रोसीड टू द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जिसमें ऐसा सब्सटेंस बन जाता है जिसकी अलग ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, अलग ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो इन बेचारों से कोई मेल जोल नहीं खाता है। अगर जैसे हमने मैग्नीशियम और ऑक्साइड की रिएक्शन कराई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है जिसकी मैग्नीशियम और ऑक्साइड से ना तो कोई फिजिकल प्रॉपर्टी मैच होती है और ना ही कोई केमिकल प्रॉपर्टी मैच होती है। सो इस टाइप की जो चेंजेस आते हैं जिसमें एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, सो दैट इज़ नोन एज द केमिकल चेंज, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन मतलब उस तरह की केमिकल चेंज जिसमें प्रोडक्ट किससे बनता है, रिएक्टेंट से। ये हमारा प्रोडक्ट है, किससे बना है, रिएक्टेंट से, ठीक है। हम कैसे पता लगाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गई है, या तो जैसे उसके टेम्परेचर में चेंज हो जाए, कलर में चेंज हो जाए, स्टेट में चेंज हो जाए तो केमिकल रिएक्शन हो गई है, ठीक है। अब हम प्रोसीड करते हैं केमिकल इक्वेशन पे, ठीक है। टू रिप्रेजेंट ए केमिकल इक्वेशन, सो गाइज अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है कि केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज की मतलब डेफिनेशन पढ़ ली है हमने, और ये पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और हम उसको कैसे पता लगाते हैं। सो हमारा जो था केमिकल इक्वेशन कि टू रिप्रेजेंट ए केमिकल इक्वेशन मतलब टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन
सॉरी, टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन इज यूज। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे अगर मैंने लिखना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। जो इस साइड होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो इस साइड होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं। ये देखो, द सब्सटेंस दैट अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स, जो मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करवाते हैं। और जो नया सब्सटेंस बनता है वो हमारा होता है प्रोडक्ट, जो कौन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको मैं MgO से भी लिख सकती हूँ। नाउ वी प्रोसीड टू द रूल्स टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। सो अभी हम बढ़ते हैं रूल्स टू राइट केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन को लिखने के क्या क्या रूल हैं। एक केमिकल इक्वेशन जिससे हमें मतलब रिएक्टेंट्स चेंज होते हैं प्रोडक्ट्स में, ठीक है, उनके बीच में हमने क्या लगाना है, पहला रूल क्या लगाना है, एरो, ठीक है। दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। जो एरो है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड मतलब LH में प्लस साइन के साथ, जैसे हमने 2 लिए हैं, तो जो एरो है उसके लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे मान लो हमने 2 रिएक्टेंट्स लिए जैसे Mg और O, तो बीच में पॉजिटिव साइन के साथ रिएक्टेंट्स को हम लिखते हैं। और इसी तरह हम राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट। और जो एरो का हेड है वो प्रोडक्ट की तरफ होता है, ठीक है, जो क्या है, क्या दिखाता है कि रिएक्शन इस साइड हो रही है, ठीक है। अभी एक चीज़ मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी, चलो यहाँ भी बता देती हूँ, कि जो एरो है वो 2 तरह का होता है, एक ऐसा और एक ऐसा। जो ये है वो तो ये शो कर रहे हैं कि जैसे अब मैंने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को बना के मिला के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए, तो दोबारा वो नहीं बन सकता है। पर ये एरो क्या शो करता है कि जैसे वाटर से आइस बन गई तो आइस से दोबारा वाटर बन सकती है। तो ये दोनों में ये फ़र्क होता है, ठीक है। सो जो मतलब इस टाइप का एरो होता है, ये कौन सी रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, इरिवर्सिबल, जो रिवर्स नहीं हो सकती। और ये कौन सी को करता है, रिवर्सिबल, जो रिवर्स हो सकती हैं। नाउ जो ये था हमने जो पार्ट 1 में पढ़ा, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, विद नोट्स बनाए हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और चाहे तो मैंने आपको बता ही दिया कि गूगल ड्राइव से आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करेंगे, गूगल ड्राइव से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं हमारे पार्ट 2 पे। सो रेडी हो गाइज, आई थिंक आप रेडी होंगे। सो बी एक्टिव होके पढ़ो, लेजीनेस बिल्कुल भी नहीं, तो ही आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, नहीं तो फिर सपने देखते ही रह जाओगे। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वे, दैट इज़ द शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन। जो मैंने आपको बता दिया था कि जैसे मैग्नीशियम और ऑक्साइड है उनको हम लिख सकते हैं Mg और O2 से, मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से, और इस तरह हम किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस चेक करना है, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में कंपेयर करो कि दोनों चीज़ें इक्वल हैं। अगर तो इक्वल आती हैं तो वो बैलेंस्ड है, अगर इक्वल नहीं आती हैं तो अनबैलेंस्ड है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, जो अनबैलेंस्ड होता है ना उसको हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। एक तरह से क्या है, वो सिर्फ उसका ढांचा है, ठीक है, वो एक्चुअली सही चीज़ नहीं बता पा रहा है, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड को हम बोल देते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ओके। सो गाइज अब हम आ गए हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, दैट इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं कि जैसे मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसलिए हमने मास चेक करना है कि दोनों साइड मास इक्वल है क्या, जितना रिएक्टेंट में है उतना ही मास प्रोडक्ट में है। तो अगर इक्वल है तो वो बैलेंस्ड है, इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस्ड है। अगर कोई चीज़ अनबैलेंस्ड, मैंने भी आपको बता दिया कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड होते हैं। देखो ये तो नोट्स हैं, ये जिंक वाला जो मैंने आपको बता दिया था ना एग्जांपल कि देखो इसमें Zn एक है, SO4 एक है और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो ये बैलेंस्ड है। अब जैसे कि Fe वाला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था, अब ये मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ कि जो ये स्टेप जो मैंने आपको बताए थे ना कि अगर ये कैसे लिखने हो आपको, ठीक है, अपनी कॉपी में नोट आउट करने हो नोट्स के लिए। तो ये देखो मैंने फर्स्ट लिखा स्टेप की ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड दैम, इनके आसपास हमें बॉक्स बना लेने हैं और डू नॉट एक्सचेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस। बॉक्सेस के अंदर हमें कुछ नहीं लिखना है, जो भी लिखना है इसके बाहरली साइड लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो स्टेप सेकंड वही कि हमने देखनी है कि किस साइड कितने आइटम्स है, कि ये रिएक्टेंट की साइड कितने हैं और ये प्रोडक्ट की साइड कितने हैं, ठीक है, वो हमने लिख लिया। उसके बाद हमने देखा कि हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि जो रिएक्टेंट के साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, इसलिए फिर हमने देखा कि ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। सो इसीलिए हमने वाटर मॉलिक्यूल को 4 से मल्टीप्लाई करवाया और इसको उधर एडजस्ट किया, ठीक है। तो ये हमने एडजस्ट किया वाटर मॉलिक्यूल्स को, जब हमने इधर मल्टीप्लाई करवा दिया
तो वाटर मॉलिक्यूल को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर हमने देखा कि ये चीज़ तो बैलेंस होगी बट ये बैलेंस नहीं हुई, तो फिर हमने स्टेप 4th में इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाया और अब फाइनली हमारी ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। जैसे ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है, ठीक है, जैसे अभी पे आप क्लास 10th में हो तो अब कहते हैं क्या होता है, जैसे हम रिएक्शंस लिखते हैं ना, यहाँ उसके नीचे छोटे से ब्रैकेट में उसके पैर पे यहाँ पे हमें स्टेट्स लिखनी होती हैं। अगर तो देखो किसी के पैर में यहाँ पे S लिखा हुआ है तो उसका मतलब है सॉलिड, अगर L लिखा हुआ है तो उसका मतलब है लिक्विड, G लिखा हुआ है तो इसका मतलब है गैस, और AQ लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक्वस। तो आप कहोगे मैम सॉलिड तो सॉलिड, गैस तो ठीक है गैस, लिक्विड और एक्वस, मैम एक्वस और लिक्विड में क्या फ़र्क है? लिक्विड के मतलब जैसे वाटर है, दूध है, ठीक है, ये सब लिक्विड क्या होता है, वो चीज़ जो लिक्विड में है, ठीक है, और एक्वस क्या होता है, एक्वस वो चीज़ कि जब हमने किसी चीज़ को किसी में घोला है, वो जब वो पानी में वो लिक्विड स्टेट में आई है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्वस, ठीक है। अब जैसे ये तो हमारी थी रिएक्शन जो हमने बैलेंस कर दी, बट ये है जब हमने उसकी स्टेट्स लिखी हैं कि जो फेरस है वो मतलब सॉलिड में है, वाटर मॉलिक्यूल वो गैशियस फॉर्म में है, मतलब स्टीम की फॉर्म में है, ये सॉलिड है और ये गैशियस है। ये देखो जो वाटर मॉलिक्यूल गैस लिखा हो ना तो इसका मतलब वाटर को हमने स्टीम की फॉर्म में लिया है, ठीक है, क्योंकि पानी है वो गैस कब बनेगा, जब वो स्टीम के फॉर्म में होगा। ऐसे ही ना कभी कभार कुछ रिएक्शंस होती हैं उनके ऊपर ना ऐसे टेम्परेचर लिखा होता है, प्रेशर लिखा होता है, ये लिखा होता है कि हमने क्या चीज़ किया है, तो उसका बैलेंसिंग में कोई रोल नहीं है। कल को आप देखोगे इधर टेम्परेचर लिखा हुआ तो हमें क्या पता कहीं टेम्परेचर भी लिखना है, उसका बैलेंसिंग में कोई रोल नहीं है। बैलेंसिंग में रोल सिर्फ और सिर्फ मास का है, हमने मास को चेक करना होता है। ये देख लीजिए, आप इसकी फ़ोटो ले लीजिए, ये मैं 2 मतलब क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए होमवर्क है, अब फटाफट इसकी फ़ोटो या फिर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह क्लिक कर लीजिए ध्यान से। सो आई थिंक आपने फ़ोटो ले ली होगी इन दोनों की, और ये मैंने नीचे लिखा है कि एक्वस और लिक्विड में क्या डिफरेंस होता है। एक्वस की मतलब कोई सब्सटेंस जब हमने उसको पानी में डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बना है उस चीज़ को हम बोलेंगे कि वो एक्वस है, पर जब कोई खुद ही चीज़ लिक्विड में रहती है, जैसे पानी लिक्विड में रहता है, तो वो चीज़ लिक्विड है। ये दोनों क्वेश्चंस हैं, आप नोट कर लीजिए, इनके क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हो जाते हैं, होते हैं या नहीं होते तो भी आप मुझे कमेंट करिए कि मैम हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, अगर हो जाते तो भी कमेंट कीजिए कि मैम आंसर आ गया है, ठीक है। और मतलब अगर आपको नहीं भी होते हैं तो जो नेक्स्ट वीडियो है उससे उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इन दोनों के आंसर्स करवाऊंगी आपको, फिर ही हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में प्रोसीड करेंगे। सो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के नोट्स कवर किए हैं, और पार्ट 2 में हमने सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो हार्ड टॉपिक माना जाता है, बस स्टार्टिंग में तो हार्ड ही लगेगा, बाकी आप जैसे जैसे एग्जाम्पल्स करते रहोगे आपको समझ आता रहेगा, तो वो हमने आज कवर किया है इसमें, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सो साइंस क्लासेस के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए। सो अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी, और नोट्स को आप प्लीज़ लिख लीजिए। अगर आप सोचेंगे कि PDF डाउनलोड कर लिए हैं, चलो जी नोट्स बन गए हैं, तो ऐसे नोट्स नहीं बनते हैं। सो प्लीज़ हमें अपने उनको लिखना पड़ेगा या फिर आप उनका प्रिंट आउट निकलवाएं, जब भी आप पढ़ें उनको नोट्स अपने पास रखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइज।